हाय दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों का आपकी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारा जो लेक्चर हुआ था कंप्लीट, जो चल रहा था हमारा, तो चल रहा था संप्रदाय। तो संप्रदाय में अभी तक हमने कुल 6 संप्रदाय के विषय में चर्चा किया था और उसके विषय में जाना था। आइए हम अगला संप्रदाय जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारा संप्रदाय है क्या है। तो संप्रदाय हमारा ये है पूर्णांगवाद। इसमें स्याही नहीं है क्या जी? पूर्णांगवाद, इसको भर दीजिए स्याही को, तक इसे यूज कर रहे हैं तो ये फिर से लिख दे रहे हैं हम। देखिए साफ नहीं है तो पूर्णांगवाद, ठीक। तो ये जो पूर्णांगवाद संप्रदाय है ना, इसके प्रतिपादक जो हैं, वो प्रतिपादक मीन्स क्या होता है जानते हैं? जनक होता है, ठीक है। वो कौन है? आलपोर्ट महोदय हैं। आलपोर्ट महोदय हैं। और इसमें जो बात किया जाएगा पूर्णांगवाद में, तो पूर्णांगवाद में जो बात किया जाएगा वो बात किया किस टॉपिक पे जाएगा? तो किया जाएगा इसमें ये चीज़ कि वह संप्रदाय जो मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यक्तित्व को, वह संप्रदाय जो मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यक्तित्व को उत्तरदायी मानता है। उत्तरदायी मानता, ठीक। तो पहला टॉपिक इसमें क्या आया? इसमें आया कि पूर्णांगवाद उस संप्रदाय को कहेंगे जिसमें मनुष्य के व्यवहार के लिए किसको उत्तरदायी मानेंगे हम? व्यक्तित्व को, ठीक है। तो व्यक्तित्व को हम मानेंगे और हम जानते यहाँ पे समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या चीज़ होता है। तो आइए हम इसको व्यक्तित्व को जानते हैं। तो आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व की एक परिभाषा दिया है। और परिभाषा क्या दिया है? उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गत्यात्मक निकाय का समूह है जो वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गत्यात्मक निकाय का समूह है जो वातावरण से
सामंजस्य स्थापित करता है। तो हम यहाँ पे मनोशारीरिक जो शब्द आया है इसके विषय में जानेंगे कि मनोशारीरिक क्या होता है, ठीक है ना। तो मनोशारीरिक में क्या क्या समाहित होगा, इसमें बात इस किया गया कि मनोशारीरिक में एक तो बात करता है कि मस्तिष्क और मस्तिष्क के साथ साथ क्या चीज़, शारीरिक, यानी मस्तिष्क के साथ शारीरिक कैसा हो, गत्यात्मक निकाय हो। कैसा हो, गत्यात्मक निकाय हो, निकाय हो, ठीक। तो हमने पूर्णांगवाद में क्या समझा, पूर्णांगवाद में हमने समझा कि इसके जो प्रतिपादक महोदय हैं वो आल्पर्ट महोदय हैं, और फिर इसके विषय में जाना पूर्णांगवाद किसे कहते हैं। तो पूर्णांगवाद संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जिसमें मनुष्य के व्यवहार के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं, व्यक्तित्व को मानते हैं। और व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो व्यक्तित्व में मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक गत्यात्मक क्या होता है, निकाय होता है, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग को नीचे दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख पा रहा है, चलिए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोग का। तो इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ जो मनोशारीरिक की बात की गई है, मनोशारीरिक एक शब्द आया था ना बीच में, मनोशारीरिक, मनोशारीरिक यानी मस्तिष्क के साथ साथ इस क्या प्रदर्शित कर रहा है, मस्तिष्क के साथ साथ मस्तिष्क प्लस एक गत्यात्मक की बात किया जा रहा है, ठीक। यानी मस्तिष्क के साथ साथ कैसा हो, उसके द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, ये चीज़ें आ गई मनोशारीरिक में आ जाएंगी। और हमारा ये पूर्णांगवाद जो है ये इसी पे जोर देता है कि व्यवहार के लिए उत्तरदायी जो होगा वो क्या जो उत्तरदायी होगा, व्यक्तित्व उत्तरदायी होगा। और व्यक्तित्व के विषय में अल्पर्ट महोदय ने जो एक परिभाषा उन्होंने दिया, हम उसको सीखे। और इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है क्षेत्रवाद। तो आइए उसके विषय में जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, क्षेत्रवाद। कौन सा संप्रदाय है, क्षेत्रवाद संप्रदाय है। और क्षेत्रवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक महोदय हैं कूर्ट लेविन महोदय हैं, कूर्ट लेविन महोदय हैं। जो इनके विषय में ये जानिए कि पहले कैसे थे, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये पहले गेस्टाल्टवादी
वैज्ञानिक थे। बाद में ये क्या हुए, इससे ये गेस्टाल्टवाद से अलग हो गए और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय की स्थापना किया जिसका नाम था क्षेत्रवाद का संप्रदाय। और यहाँ पे बात किया गया तो इसी क्षेत्रवाद को ही क्या कहते हैं, तल रूप, यानी तल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तल रूप, ठीक, तल रूप का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को ही क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं और इसी को क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को सदिश विज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके नाम पूछ सकता है, इसका कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें ये ना दे करके ये दे देगा, ठीक है ना, कि तल रूप का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा तभी यही होगा कि कूर्ट लेविन महोदय ने दिया था। और अगर क्षेत्र का सिद्धांत पूछेगा तब भी वही बातें होंगी और सदिश विज्ञान का बात जब करेगा तब भी वही बातें इसमें आएंगी। और इसमें एक जो स्टेटमेंट कहा गया वो ये कहा गया कि इसको उसमें इन्वर्टर कॉमा में लिखिएगा कि आवश्यकताएं एवं अभिक्षमताएं सदिश गति करती हैं। तो क्या कहा गया कि आवश्यकताएं एवं अभिक्षमताएं सदिश गति करती हैं। और इसमें यह कहा दिया गया कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करेंगी, तो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ। तो ये जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करेंगी वे शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहला शक्ति होगी कर्षण शक्ति, कर्षण शक्ति। दूसरी होगी सदिश गति। और तीसरा इसमें जो होगा वो होगा गतिशीलता, गतिशीलता। ठीक, आप लोग देखिए नीचे का आ रहा है इसमें वीडियो में, आप देख लीजिए एक बार। तो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो कौन कौन से होंगी, एक तो कर्षण शक्ति होगी, और ये नहीं आ रहा है, चलिए इसको इरेज करके ऊपर लिख दे रहे हैं हम। तो चलिए इतना आ रहा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। तो मनुष्य, इसमें टॉपिक डाल लीजिएगा ये, और
मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ। वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं? तो पहले जो शक्ति होगी उसका नाम है कर्षण शक्ति, ठीक। दूसरे का नाम है सदिश गति, ठीक। और तीसरे का जो नाम है वो क्या है? गतिशीलता। अब हम समझेंगे कि कर्षण शक्ति किसे कहते हैं और सदिश गति किसे कहते हैं और गतिशीलता किसे कहते हैं। तो कर्षण शक्ति का यहाँ तात्पर्य होगा कि मनुष्य के व्यवहार को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। और किस तरह से प्रभावित करेगी? तो इसका मतलब यहाँ पर निकल करके ये आ रहा है कि ये जो चीज़ें होंगी, जैसे हमने पहले ही लिखवा दिया कि आवश्यकताएं और अभिक्षमताएं। अभिक्षमता मतलब होता है कि बालक के अंदर निहित क्षमता, ठीक है। तो जो बालक के अंदर क्षमता होगी और जो उसकी आवश्यकताएं होंगी तो वो उसी के हिसाब से तो काम करेगा ना। जैसे मुझे आवश्यकता हो ही ना और मुझसे कह दिया जाए कि ये कार्य करो, तो जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं होगी हम क्या वो कार्य करने जाएंगे? नहीं करेंगे। तो वही चीज़ क्या है? कर्षण शक्ति है। जैसे हमारा अगर लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? तो हमारा लक्ष्य है टीचर बनना। क्या बनना? टीचर बनना। तो ये हमारी क्या हो गई? आवश्यकता हो गई। क्या हो गई? आवश्यकता हो गई। आवश्यकता हो गई, ठीक, टीचर बनना। लेकिन टीचर बनने से पहले हमें क्या चाहिए? हमारे पास क्षमता चाहिए। तो वो क्या चीज़? क्षमता, योग्यता। यानी जो बंदा बीटीसी करेगा, ठीक, या फिर करेगा क्या? बीएड करेगा, ठीक, और उसके बाद में वो क्या पास होगा? टीटी पास होगा। उसके बाद में ही तो वो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे पाएगा, और जब वो सुपर टेट का एग्ज़ाम देगा तभी क्या बनेगा? टीचर बन पाएगा। तो बात अगर इतनी समझ में आ गई हो कि कर्षण शक्ति इसी बात पे डिपेंड करती है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। अगर उसकी आवश्यकताएं अगर पता चल जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि वो कर्षण शक्ति उसी को प्रभावित करेगी। और दूसरी जो सदिश गति कहते हैं ना, ये सदिश गति का मतलब यहाँ पर होगा कि दिशा सहित गति। दिशा सहित गति यानी बालक को जब ये दिशा पता होगा तभी तो वो उसी क्षेत्र में गति करेगा। जैसे अगर किसी को विद्यालय जाना है, एक बच्चे को, तो विद्यालय में पहले तो उसे ये पता होना चाहिए ना कि ये विद्यालय में हम किस लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्यालय में किस लिए जा रहा है? वो पढ़ने जा रहा है, ठीक है ना, पढ़ने जा रहा है, पढ़ने जाना, ठीक। तो ये हमारी दिशा क्या हो गई? दिशा हमारा हो गया विद्यालय जाना, और जा किस लिए रहे हैं? हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यही क्या है? सदिश गति है। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी? प्रभावित करेंगी। और तीसरी चीज़ गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कार्य का सही दिशा में, नहीं, व्यवहार का, गतिशीलता मतलब व्यवहार का सही दिशा में कार्य, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ? हमने पढ़ा कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ तो कितनी होती हैं? 3 शक्ति होती है।
वो कौन कौन सी है? पहली कर्षण शक्ति, दूसरी हमने पढ़ा सदिश गति और तीसरी पढ़ा गतिशीलता। यानी किसी कार्य के व्यवहार में जब गति होगी, क्या होगी? गति होगी, स्पीड होगा, तो क्या होगा? उसी को गतिशीलता कहते हैं। और सदिश गति उसी को कहते हैं जो जिस दिशा में जाना है वो पहले से क्या हो? निश्चित हो और उसी दिशा में वो गति करेगा। और कर्षण शक्ति की बात जहाँ की गई कि जहाँ पर हमने जैसे पहले ही बता दिया था कि आवश्यकताएं एवं अभिक्षमताएं सदिश गति करती हैं कि बालक को जिस क्षेत्र में आवश्यकता होगी उसी क्षेत्र में वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? क्षेत्रवाद का सिद्धांत, और इसको कोटलेविल महोदय ने दिया था। और आगे हम देखते हैं इसके बाद में हमारा अगला जो संप्रदाय है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद में अगले संप्रदाय की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो संप्रदाय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संज्ञानवाद। ठीक, और संज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे, यानी जनक महोदय थे, उनका नाम है ब्रूनर एवं जीन प्याजे महोदय। ठीक, तो ब्रूनर और जीन प्याजे महोदय ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अगर प्रश्न आता है तो स्थापना किया था संज्ञानवाद संप्रदाय की। और उन्होंने ये चीज़ कहा, और संज्ञानवाद की जो बात निकल करके, संज्ञानवाद किसे कहते हैं? ऐसा संप्रदाय, ठीक है, ऐसा संप्रदाय जिसमें व्यवहार के अध्ययन के लिए समझ को जिम्मेदार माना जाए, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे ऐसा संप्रदाय जिसमें व्यवहार के अध्ययन के लिए समझ, ठीक, समझ को जिम्मेदार माना जाए, उसे क्या कहेंगे? संज्ञानवाद का संप्रदाय कहेंगे। और इसका जो अर्थ निकलेगा संज्ञानवाद का, ये होगा जानना, समझना या बोध होगा। ठीक, बोध। ठीक है, तो इसमें इसका जो अर्थ होगा जानना, समझना या बोध होगा। और इसका जो केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु क्या होगा? एक पॉइंट यहाँ डाल लीजिए, लिख लीजिए कि संज्ञानवाद का केंद्र समझ के विकास पर आधारित होता है। ठीक, तो हमने इसमें जाना अभी तक कि संज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो ब्रूनर महोदय हैं और जीन प्याजे महोदय हैं। और इसके विषय में जाना कि संज्ञानवाद किसे कहते हैं? ऐसा संप्रदाय जिसमें व्यवहार के अध्ययन के लिए समझ को जिम्मेदार या उत्तरदायी कह सकते हैं माना जाए। और इसका जो अर्थ होगा संज्ञानवाद का जानना, समझना
बोध करना, ठीक है। और उसके बाद में इसका हमने नेक्स्ट पॉइंट जो लिखवाया कि संज्ञानवाद का केंद्र समझ के विकास पर आधारित होता है। और इसमें तो ब्रूनर महोदय ने जो जीन पियाजे महोदय थे इनके जो, उन्होंने इसके जो समझ का विकास है ना बाबू, इसके लिए इन्होंने कई अवस्थाओं में डिवाइड किया इसको, ठीक है ना। तो कितने अवस्थाओं में डिवाइड किया है, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो अवस्थाएं, ठीक, तो इन्होंने अवस्थाएं जो बताई है संज्ञानवाद में, इन्होंने बताई कि 4 अवस्था होती, कितनी होती है, 4 अवस्था होती है, ठीक है। पहले अवस्था का नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी को क्या कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक। और इसके ऊपर लिख दे रहे हैं और बाकी 3 अवस्थाएं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक काम करते हैं, इसको चारों को लिख दे रहे हैं वहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो बात इसमें जो ये जीन पियाजे महोदय थे ना, इन्होंने ही अवस्थाओं की बात की थी, ठीक है। ब्रूनर महोदय ने नहीं बात की थी। और इनका सिद्धांत था, क्या सिद्धांत था, सिद्धांत ये था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक। और इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। किसने बताया, जीन पियाजे महोदय ने, जीन पियाजे चार अवस्थाएं बताए हैं, किसके, संज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, ठीक। तो आइए हम देखते हैं क्रम वाइज। तो सबसे पहले उन्होंने बताया उसका नाम था संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसी को क्या कहते हैं, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक। और ये कितने वर्ष का होता है, ये होता है, यहाँ ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं हम, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 साल, ठीक, वर्ष, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं साफ दिख रहा होगा, 0 से 2 वर्ष, ठीक। उसके बाद में दूसरा जो आया, पूर्व संक्रिया अवस्था। और इसकी जो उम्र उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि 2 से 7 वर्ष, क्या बताया, 2 से 7 वर्ष का जो बालक होगा
उसे क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियावस्था में है। और तीसरी जो हमने बात किया, उन्होंने बताया कि इसे मूर्त संक्रिया अवस्था कहते हैं और इसी को ठोस संक्रिया अवस्था या इसी को स्थूल संक्रिया अवस्था, ठीक, स्थूल संक्रिया अवस्था कहते हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि अमूर्त संक्रिया अवस्था, इसी को क्या कहते हैं, रूपात्मक भी कहते हैं। इसको ठीक है। तो और इसकी जो उम्र उन्होंने दिया ना मूर्त संक्रिया अवस्था की, क्या दिया कि 7 वर्ष से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष के बालक जो होगा वो कैसी अवस्था में होगा, मूर्त संक्रिया अवस्था में होगा। और इसमें जो दिया गया वो क्या दिया गया, 11 से अधिक, 11 से अधिक। ये नहीं दिख रहा होगा, हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, दिख रहा है, ये नहीं दिख पा रहा है, चलिए इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्योंकि इसी लाइन में लिखा जाएगा तो ये ठीक पड़ेगा, नहीं तो अलग हो जाएगा। तो अमूर्त संक्रिया अवस्था, इसी को रूपात्मक भी कहते हैं, इसी को औपचारिक भी कहते हैं। और इसका जो उम्र होगा वो क्या होगा, 11 से अधिक, ठीक। तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जो हमारा पहली अवस्था होगा संवेदी प्रेरक अवस्था, और इसी को इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इंद्रिय गामक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा जो हम सूचनाएं प्रदान करते हैं, यानी जो समझ प्रदान करते हैं, और वो कैसा उम्र होगा, वो मात्र होगा 0 से 2 वर्ष तक के बालक को हम ले जाएंगे उसमें। और फिर आएगा पूर्व संक्रिया अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाएगा। और मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसको ठोस भी कहते हैं, स्थूल भी कहते हैं, और वो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को माना जाएगा। और अमूर्त संक्रिया अवस्था में 11 से अधिक उम्र के बच्चों को माना जाएगा। और इसका जो हम जब आपको पढ़ाएंगे अधिगम के सिद्धांत, तो हम उसमें इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर इसके एक एक टॉपिक का हम विशेषता की बात करेंगे और उसको एक विस्तृत। अभी तो हम तत्काल में ये बता रहे हैं कि संप्रदाय जो हमारा है, तो संप्रदाय में जब हम बात कर रहे हैं तो संप्रदाय में हम ये बात कर रहे हैं कि जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो ये आपको हम लिख करके बता दिए हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो संप्रदाय बचा है वो संप्रदाय हमारा बचा है मानवतावाद का संप्रदाय, जिसको मैस्लो महोदय ने दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में विरेज करेंगे और इसी मानवतावाद संप्रदाय के साथ हमारा पूरा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। चलिए, आप उम्मीद है आप लोग ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो हम बात करते हैं अगले संप्रदाय जो हमारा है वो क्या है, मानवतावाद। ठीक, मानवतावाद जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक महोदय हैं वो कौन से हैं, मैस्लो महोदय हैं। कौन हैं, मैस्लो। ठीक, मैस्लो महोदय हैं।
और मानवतावाद संप्रदाय, उस संप्रदाय को कहा जाता है मानवतावाद दाय। उस संप्रदाय को कहते हैं जिसमें व्यवहार के अध्ययन के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं को उत्तरदायी माना जाता है। तो आइए हम लोग ये जाने कि मानवतावाद संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जहाँ पर व्यवहार के अध्ययन के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं, यानी जिम्मेदार किसको मानते हैं, तो वो जिम्मेदार होगा उसकी आवश्यकताएं। और इसके जो प्रतिपादक महोदय हैं मैस्लो महोदय हैं, और मानवतावाद संप्रदाय में बात किया गया किसका, आवश्यकताएं। कहाँ गया, आवश्यकताएं, कि बच्चे के जब हम बाल विकास की बात कर रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें जो होगी किसके, बच्चे के विषय में बात होगी, और उसकी कौन सी आवश्यकताएं हैं, कैसी आवश्यकताएं हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। और मैस्लो महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था कि मैस्लो का जो सिद्धांत था, सिद्धांत क्या था, सिद्धांत था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, एक और नाम है मांग का सिद्धांत। क्या था, मांग का सिद्धांत। और इसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, करण का सिद्धांत। ठीक, तो इसको क्या क्या कहते हैं, आवश्यकता का, मैस्लो के आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, या इसी को हम कहेंगे मांग का सिद्धांत, या इसी को क्या कहते हैं, फ्रेडा का सिद्धांत। और इसी को क्या कहेंगे, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत कहेंगे। और मैस्लो का जो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम उसको ये ग्राफ के माध्यम से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग के उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं जहाँ आता है, आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से बताइए और उसको हम दूर करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग ले चुके होंगे, इसको अभी करते हैं। चलो करो। तो मैस्लो महोदय ने जो पदानुक्रमिक का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने इसको क्रम वाइज लिखा था। और मैस्लो का
मैस्लो का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक, या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत या पदानुक्रमिक का आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया, तो सबसे पहले इन्होंने बात जिस चीज़ का किया वो क्या किया, इसमें कहा गया आवश्यकता संबंधी, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं, इसको ही रोज करते हैं। कहाँ गया, शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं। दूसरे पे इन्होंने बात किया क्या, सुरक्षा संबंधी यहाँ पे गलत हो गया था ये, उसके बाद में तीसरे पे बात जो किया गया, पहले शारीरिक आवश्यकता की बात की गई, उसके बाद में सुरक्षा की और संबंध उन्मुख आवश्यकताएं। उसके बाद में इन्होंने बात किया आत्मसम्मान, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं। ठीक, उसके बाद में अंतिम जो पांचवा इन्होंने बात किया कि आत्म सिद्धि संबंधित आवश्यकताएं। ठीक, इसको क्रम वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो मैस्लो महोदय ने कुल कितने भागों में इसको बांटा, तो 1 2 3 4 5 में। ठीक, 1 2 3 4 5। अब आइए इसको समझते हैं। तो शारीरिक संबंधी जहाँ पे बात की जाएगी, तो शारीरिक संबंधी में भूख, प्यास, निद्रा, ठीक, इन सब चीज़ों की बात की जाएगी कि प्रथम जो हमारा आवश्यकता होगा, प्रथम क्या आवश्यकताएं होंगी, ये संबंधित होंगी भूख से, प्यास से, निद्रा से, इन सब चीज़ों से संबंधित होंगी। सुरक्षा संबंधित क्या बात होगी, ये सुरक्षा कैसी बात करेगा, नौकरी की। ठीक, नौकरी की, पैसा, घर, ठीक, इस तरह की सुरक्षा संबंधी बात करेगा। और संबंध उन्मुख आवश्यकताओं में आएंगे, संबंध उन्मुख आवश्यकताओं में आएंगे, वो क्या आएंगे, तो वो आएंगे जैसे इसमें आएगा मित्रता, ठीक, मित्रता आ जाएगा।
इसमें क्या आ जाएगी, संबंध आएंगे, प्रेम आएगा, वात्सल्य आएंगे, ये सब चीज़ें जो आएंगी किसमें आएंगी, संबंध उन्मुख आवश्यकताएं में। यानी कि पहले जो आवश्यकता होगी शारीरिक संबंधित आवश्यकताएं होंगी, जिसे दैहिक आवश्यकता कहते हैं। कि पहले जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो भूख की बात होगी, प्यास की बात होगी, निद्रा की बात होगी। दूसरे में जब वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता चाहता है तो उसमें क्या आएंगे, उसमें आएंगे जैसे उसके पास नौकरी हो, अस्थाई हो जाए, पैसा हो और क्या हो, घर उसका हो। और तीसरे में आएगा संबंध उन्मुख आवश्यकताएं होंगी, जिसमें वो मित्रता की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, वात्सल्य की बात करेगा। और आत्मसम्मान संबंधी जो आवश्यकताएं होंगी, इसमें बात किसकी की जाएगी, पद की बात की जाएगी, प्रतिष्ठा की बात की जाएगी, सम्मान की बात की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में चौथा जो हमारा है ये पांचवा जो हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताएं, जिसे स्वानुशासन भी कहते हैं और जिसे भी कहते हैं आत्मविभक्ति। आत्मविभक्ति। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पांचवा अवस्था बाबू ना, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन पर, किसी भी शर्त पर इसमें परिवर्तन, यानी स्वयं का बनाया हुआ नियम, यानी स्वयं के द्वारा अनुशासन करना इसमें आएगा। और इसमें आत्मव्यक्त की बात की जाएगी। और इस तरह से मैस्लो का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत था, ये कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया, जिसमें यह बताया गया कि सबसे पहले जो बात आएगी वो दैहिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली बात आएगी, और उसमें शरीर संबंधित आवश्यकताओं की बात किया जाएगा। और दूसरे में आएगा सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं, और तीसरे में संबंध उन्मुख आवश्यकताएं, और चौथे में आत्मसम्मान की बात की जाएगी, और चौथे में आत्मसिद्धि से संबंधित आवश्यकताएं बात की जाएगी। और इस अवस्था में किसी भी कंडीशन पर क्या किया जाएगा, बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो संप्रदाय था, कुल हमारे संप्रदाय में पढ़ने कितने थे, 10 संप्रदाय, और 10 संप्रदाय हमारे इसी मानवतावाद संप्रदाय के साथ समाप्त होते हैं। और इसके बाद में हम पूरे जितने अभी तक हमारे जो चैप्टर अभी तक क्लियर हुए हैं, उसमें 10 संप्रदाय संबंधित, उसके बाद में जो अगला जो है शिक्षा की बात हमने की थी, उत्पत्ति की, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात की थी। तो इन सबसे जो रिलेटेड एक हम आपको वो देंगे, प्रश्नोत्तरी देंगे, जिसमें जो संभावित प्रश्न हैं डायरेक्ट जहाँ से बन पाएंगे हम उसे बनाएंगे और उस पर व्याख्या करेंगे। और आज के लिए यहीं तक, और धन्यवाद। अब आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, क्योंकि जितने जिम्मेदारी के साथ हम पढ़ा रहे हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे और भी बच्चों के पास ये पहुंच पाए और जिससे उनका भला हो सके। चलिए, इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।